कानपुर शहर के एक नामी गिरामी और बड़े बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश दसानी, उनके छोटे बेटे पीयूष दसानी ने पुलिस को इत्तला दी। पूरा का पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पीयूष दसानी बताता है कि संडे मॉर्निंग में उनकी पत्नी ज्योति ने उन्हें बाहर चलकर आउटिंग करने की फरमाइश रखी। वो इसी सिलसिले में दोनों ही लोग, पीयूष दसानी और ज्योति, घर से निकलते हुए घूमते फिरते कार्निवल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां लंच करते हैं। लंच करने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी होंडा एकॉर्ड कार से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक सुनसान सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार बदमाश उन्हें घेर लेते हैं। कार के रुकते ही बदमाश पीयूष को कार से बाहर निकालकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ बदमाश उसकी बीवी पर भी हमला करते हैं और फिर दो बदमाश पीयूष की कार को छीनकर उसकी बीवी के साथ अगवा कर लिया गया। बाकी बचे दो बदमाश पीयूष को वहीं बदहवास हालत में छोड़कर भाग निकलते हैं। पीयूष मदद के लिए लोगों को पुकारता है और फिर वो अपने पिता को फोन करके सारी घटना के बारे में बताता है। इसके बाद पीयूष एक मोटरसाइकिल सवार की मदद से पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। पुलिस वालों को अपना परिचय देकर पूरी वारदात के बारे में बताता है। पुलिस वाले उस वक्त बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि शहर के नामी गिरामी कारोबारी की बहू को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच अगवा कर लिया गया है। पुलिस फौरन ही हरकत में आती है। पुलिस के आला अफसर पूरी घटना की तहकीक करने में जुट जाते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीयूष घर लौट आता है। बहू के दिन दहाड़े अगवा होने की खबर सुनने के बाद घर के साथ साथ आस पड़ोस में भी कोहराम मच जाता है। पीयूष और ज्योति की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। पीयूष अगर कानपुर के जाने माने कारोबारी का छोटा बेटा था, तो ज्योति भी मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक रईस खानदान की लाडली थी। लेकिन दिन दहाड़े कानपुर से अगवा होने की इत्तला मिलते ही जबलपुर में भी हंगामा मच गया। इधर पुलिस की तफ्तीश और भी ज्यादा तेज होने लगती है। पुलिस के अफसरों की एक टीम पीयूष के घर पहुंचती है और पीयूष को लेकर उस जगह का मुआयना करती है जहां पर वारदात हुई थी। पीयूष पुलिस अफसरों के साथ रेस्टोरेंट जाता है। उस जगह भी लेकर जाता है जहां उसे बदमाशों ने घेरा और उसकी पिटाई के बाद उसकी होंडा एकॉर्ड कार और बीवी दोनों को लेकर अगवा। पुलिस अफसरों ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्लैश करवा दिया ताकि उसे कहीं पर भी पहचान कर कब्जे में लिया जा सके। नंबर फ्लैश होने की कुछ ही देर के बाद दोपहर को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम में इत्तला दी जाती है कि जिस कार की तलाश की जा रही थी वो एक वीराने में खड़ी है। गाड़ी मिलने की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरों की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां वो गाड़ी मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही होंडा एकॉर्ड का दरवाजा खोला तो गाड़ी के जो अंदर का मंजर था उसे देखकर हर एक के मुंह से चीख निकल पड़ी। गाड़ी के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और कार की सीट पर पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। कार की हालत देखकर पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि हत्या की ये वारदात जो है उसे ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि खून अभी जमना भी शुरू नहीं हुआ था। कार में खून से लथपथ लाश देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि अभी तक जो मामला अगवा का था अब वो कत्ल में तब्दील हो चुका था। कार में ज्योति की लाश मिलने की खबर जैसे ही पीयूष के घर पर पहुंची तो मातम पसर गया। रोते पीटते घर में हर तरफ मातम छा गया। ज्योति की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया। घर वाले भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और अब एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर तैर रहा था। संडे मॉर्निंग में सुबह सवेरे उन दोनों के घर से निकलने के भीतर महज 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। तो फिर आखिर ये किया किसने और क्यों? सवाल यही था कि अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई है तो फिर फिरौती की रकम मांगने से पहले उसका कत्ल क्यों कर दिया गया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए घर वालों से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर में हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष अलग ही रो रहा था, लेकिन पुलिस के लिए भी ये बहुत जरूरी था कि किसी भी सूरत में अपने सवालों का जवाब हासिल कर सके। लिहाजा घर के तमाम लोगों से पुलिस ने जरूरी सवाल पूछने शुरू किए। इसी बीच ज्योति का पोस्टमार्टम होना था, लिहाजा घर के तमाम लोग वहीं अस्पताल में जमा हो गए थे और तमाम पुलिस अफसर भी वहां पर इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच एक पुलिस अफसर ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हुए पीयूष को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो पीयूष के घर पर पीयूष से भी मिल चुका था और बयान दर्ज करते वक्त पीयूष की हालत को भी देख चुका था। लिहाजा उसे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हुए पीयूष को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त पीयूष के कपड़े बदले हुए थे। जो टी-शर्ट पहनकर पीयूष अपनी बीवी के साथ लंच करने के लिए निकला था, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वही पीयूष किसी दूसरी कमीज में दिखाई दे रहा था। असल में पुलिस अफसर को इस बात की हैरानी थी कि जिस पीयूष के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसकी बीवी को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, वो शख्स पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए आखिर कपड़े क्यों बदलेगा? इस खटकती हुई बात को उस पुलिस ऑफिसर ने अपने ही एक सीनियर पुलिस अफसर के साथ वहीं उसी मौके पर बहुत खामोशी के साथ साझा किया। सीनियर पुलिस अफसर जब ये बात सुनता है तो वो भी चौंक जाता है और वो भी गौर करता है कि वाकई ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और ये बात भी अब पुलिस अफसर को बुरी तरह से चुभने लगी। अब उन्हें ये लगने लगा कि आखिर इस आलम में कपड़ों को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। इस एक सवाल ने पुलिस को दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया।
अब तमाम पुलिस ऑफिसर पीयूष पर और उसकी हरकतों पर गौर करने लगे, उस पर नजर रखने लगे। एक टी शर्ट की वजह से पीयूष पर शक करने की बात पुलिस वालों को थोड़ा अखर भी रही थी, लेकिन अब पुलिस उसको एक सस्पेक्ट की नजर से देखने लगी। इसी बीच पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ज्योति के जिस्म पर तेज धारदार हथियार से 1-2 नहीं बल्कि 17 निशान थे। यानी ये बात साफ हो गई थी कि कातिलों ने इस तरह से ज्योति की हत्या की थी कि किसी भी सूरत में उसके बचने की गुंजाइश न हो। अब पुलिस इस सोच में पड़ जाती है कि अगर लुटेरे थे और फिरौती चाहते थे और साथ में ज्योति का मर्डर भी करना चाहते थे तो 1-2 चाकू मारकर भी बात खत्म कर सकते थे, लेकिन इतने ज्यादा वार करने का मतलब, यानी वो इस बात के लिए पक्का हो जाना चाहते थे कि किसी भी सूरत में ज्योति बचने न पाए। मतलब ये बात पक्की थी कि उन्हें किसी ने ज्योति को मारने की सुपारी दी थी। अब पुलिस के लिए जो सवाल था बहुत ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि मर्डर में ऐसे हालात तभी हो सकते हैं कि जब किसी की किसी के साथ दुश्मनी हो और वो पूरी तरह से बदला लेने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दे। लेकिन यहाँ ज्योति की शादी को तो सिर्फ 2 ही साल हुए थे, यानी 2 साल से ही वो कानपुर से वाकिफ थी। ऐसे में कानपुर में उसके जानने वाले ज्यादा तो नहीं होंगे और उनके साथ उसकी कोई गहरी अदावत हो, कोई गहरी दुश्मनी हो, ये भी मुमकिन नहीं था। अब 2 संदिग्ध बातों को साथ में लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली बार पीयूष का वो बयान जिसमें उसने बताया था कि वो संडे की सुबह करीब 11:30 पर कार्निवल रेस्टोरेंट गया था अपनी बीवी ज्योति के साथ। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले कार्निवल रेस्टोरेंट का ही रुख किया। रेस्टोरेंट में पीयूष के बयान की तस्दीक भी हो गई कि वो लोग वहां गए थे। उसके बाद पुलिस उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी चेक करने के बाद भी पीयूष के बयान की पुष्टि हो जाती है कि वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और जो टेबल पहले से बुक किया हुआ था वो लोग उस पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीर थी उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका कर रख दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक टेबल पर बैठने के बाद से खाना खाने तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे से एक शब्द भी बात नहीं करते हैं। अब ये बात पुलिस को अटपटी लगने लगी कि संडे की सुबह अगर पति पत्नी घूमने फिरने के लिए बाहर निकलते हैं तो कुछ तो बात करेंगे ही, यूं ही खामोश कौन मस्ती करता है। अब दूसरी बात ये भी गौर करने वाली थी कि खाना खाते वक्त पीयूष लगातार किसी से मोबाइल पर बातें कर रहा था। पुलिस को मौका वारदात का मंजर भी चौंका देता है, क्योंकि वहाँ बेशक सुनसान था लेकिन ट्रैफिक लगातार आ जा रहा था। ऐसे में अगर उसे रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाश एक गाड़ी को रोककर उसे अगवा कर भी लेते हैं, इसके बावजूद भी कोई चश्मदीद उसके सामने नहीं आया, जबकि पीयूष ने बाकायदा बयान लिखवाया था कि बदमाशों ने उसकी पिटाई के साथ साथ उसे धक्का देकर कार से नीचे धक्का दिया और फिर वो लोग कार लेकर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस पीयूष की बॉडी की जाँच करती है तो उन्हें वहाँ कोई भी चोट का ऐसा निशान नहीं मिला। अब पुलिस को ये बात भी बहुत ज्यादा अखरने लगी कि कैसे बदमाश थे कि जिस पति को वो पीट कर कार छीन कर भाग गए उसको इतने हल्के हाथों से कैसे मारा गया कि एक निशान भी उसके शरीर पर नहीं पड़ा। जाहिर है पुलिस के लिए ये सारी बातें शक करने के लिए काफी थी। तब पुलिस ने इस मामले में सबूत की तरफ रुख किया और फिर पीयूष की कॉल डिटेल्स खंगालने का इरादा किया। पीयूष की कॉल डिटेल्स में वैसे तो कोई खास बात सामने नहीं आती, लेकिन एक नंबर जरूर मिला जिस पर पीयूष सबसे ज्यादा और सबसे देर तक बात करता पाया गया। यानी उसके फोन में मौजूद तमाम 500 से ज्यादा नंबरों पर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर था जिस पर उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी। और हैरानी इस बात की थी कि उस नंबर पर वो बीते 3 सालों से ऐसे ही बात करता आ रहा था। लिहाजा पुलिस की दिलचस्पी उस नंबर पर आकर टिक गई। जब उस नंबर को ट्रैक किया जाता है तो वो नंबर भी कानपुर की ही एक लड़की मनीषा का था। मनीषा कानपुर में पान मसाला बनाने वाले एक कारोबारी की बेटी थी, यानी वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। पुलिस को लगा कि ये मनीषा उनके इस केस को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। लिहाजा पुलिस ने मनीषा से पूछताछ का इरादा किया। पुलिस ने पहले अपना होमवर्क पूरा करने के लिए मनीषा के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया और उसका सारा डेटा निकालकर अपने पास इकट्ठा कर लिया। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है क्योंकि ये मामला 3 बड़े अमीर घरानों का था। लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस की अपनी तफ्तीश में जो सबूत और सुराग हाथ लगे वो पीयूष को ही कातिल होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन पुलिस इन तमाम बातों को लेकर सकते में थी कि पुख्ता सबूत के बिना वो पीयूष के ऊपर हाथ कैसे डाले, और वो भी इतने संगीन इल्जाम में। इसके बाद पुलिस अपना एक दूसरा पैतरा बदल लेती है और पीयूष को ही पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। पुलिस ने पीयूष को ये कहकर बुलाया कि वही मौका वारदात पर इकलौता चश्मदीद था, लिहाजा उससे पूछताछ करनी जरूरी है। यानी कत्ल के जब 4 रोज के बाद पुलिस ने जब पीयूष को पूछताछ के लिए बुलाया तो वहाँ पर सवालों की फहरिस्त देखकर पीयूष को अंदाजा हो गया था कि इस बार पुलिस का जो रुख है वो बदला हुआ है और उसे यहाँ कातिल के तौर पर ही बुलाया गया है, ना कि विटनेस के और गवाह के तौर पर। पुलिस पीयूष के सामने अपने सुरागों को एक एक करके रखती है। रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात के हालात और मनीषा की कॉल डिटेल्स वगैरह। हालांकि इस बीच पुलिस ने पीयूष और ज्योति के बीच के रिश्तों को खंगालना भी शुरू कर दिया था।
लिहाजा पुलिस के हाथ ऐसा बहुत कुछ लग चुका था जिसके आधार पर यह बात की जा सकती थी, क्योंकि पुलिस को यह अंदाजा पहले ही हो चुका था कि इन दोनों पति पत्नी के रिश्तों के बीच में किसी और की भी कहानी छिपी हुई है। थाने में हुई पूछताछ के दौरान पीयूष अपने पुराने बयान पर ही कायम रहा और उसके आगे उसने कुछ भी नहीं बोला। तब पुलिस ने अपना पैंतरा बदला और मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुलवा लिया। पुलिस ने पहले तो अलग अलग फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी और साथ ही दोनों की कॉल डिटेल्स के साथ उनकी तमाम चैट्स उनके सामने रखकर उन्हीं को उनका सच दिखा दिया। जब इन दोनों लोगों ने देखा कि पुलिस के सामने उनके जो निजी रिश्ते का राज है वो आम होता जा रहा है, तो दोनों लोगों का चेहरे का रंग जो है बदल चुका था। इसके बाद पीयूष पुलिस के सामने टूट गया और उसने कत्ल का सारा राज पुलिस के सामने बयान कर दिया। पीयूष की शादी बेशक उसके परिवार के लोगों की मर्जी से जबलपुर की ज्योति से हुई थी, लेकिन पीयूष असल में मनीषा से बेइंतहा प्यार करता था और दोनों ही लोग शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने जाने की हिम्मत नहीं की। तब पीयूष की शादी घर वालों ने ज्योति से तय कर दी और पीयूष ने भी ये रिश्ता मंजूर कर लिया था। ज्योति से शादी करने के बावजूद पीयूष उसे कभी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रख सका। घर वालों के सामने वो दोनों लोग पति पत्नी के तौर पर ही रहते थे, लेकिन असल में कभी दोनों ही लोग पति पत्नी के तौर पर रह ही नहीं पाए। इसी बीच तलाशी के दौरान पुलिस को ज्योति के घर से एक डायरी मिली जिसमें ज्योति ने ससुराल में आने के बाद से लेकर हर दिन की एक कहानी लिखी हुई थी। पीयूष किसी भी सूरत में ज्योति को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं था और मनीषा से दूर रहना उसे गवारा नहीं था। ऐसे में पीयूष ने और मनीषा ने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। गरज ये थी कि ज्योति को हटाते ही दोनों के बीच का कांटा हट जाएगा और फिर दोनों लोग हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। फिर पीयूष ने इस पूरे मामले को किडनैपिंग का रंग देने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर को साजिश में शामिल कर लिया। दोनों से किसी सुपारी किलर को तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई और फिर प्लान के मुताबिक तय की गई तारीख पर पीयूष ने सुबह से ही ज्योति को आउटिंग पर ले जाने के लिए कहना शुरू कर दिया था। अपने पति का मूड अच्छा देखकर ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद की। थोड़ी सी नानुकर करने के बाद में पीयूष उसे उस जगह पर ले गया जहां उसने साजिश के लिए पहले से जगह तय कर रखी थी। वहीं रास्ते में उसे ड्राइवर, नौकर और सुपारी किलर मिले। अब तीनों लोगों ने मिलकर पहले ज्योति का गला घोट दिया और फिर उसके बाद चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए और ये सब कुछ पीयूष के सामने ही किया गया। उसके बाद पीयूष कार से नीचे उतरा और उसके बाद पीयूष ने ये सारा नाटक फैला दिया। पीयूष की एक गलती ने उसे पुलिस के सामने संदिग्ध बना दिया, क्योंकि पीयूष ने टी शर्ट बदलने की जो गलती की थी उस गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन अपराध करने वालों की जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, बहुत छोटी होती है। एक न एक दिन वो पकड़ में आ ही जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हम समाज में होने वाली ये घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि हमारे आसपास जो तरह तरह की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, इन घटनाओं से हम लोगों के लिए बचना आसान हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना